तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्जाम की डेट आ गई है और अभी हम लोगों का जो है करंट अफेयर्स की आज मंडे है तो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जो वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। और अब से मेरा वादा रहेगा आप लोगों से कि एक भी क्लास स्किप नहीं होगी। पिछले कुछ समय में कुछ थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा और आप लोगों की कुछ क्लासें स्किप हो गई, लेकिन अब इतना वादा है जितने भी दिन बचे हैं इन सारे दिनों में हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता कि हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, नहीं, हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। हम देख रहे हैं हमारे एग्जाम में कौन कौन से मोस्ट टॉपिक हैं। दूसरी मेरी आप लोगों से एक शिकायत जरूर है कि मैंने आपसे बार बार कहा है कि जीएस जो है एक टॉपिक वाइज चलता, तो जैसे 5 ईयर प्लान हो गया। मैंने जो दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ाया था, आप लोगों में से किसी भी बच्चे ने शायद वो वीडियो नहीं देखी। हम लोगों को आदत हो गई है कि अगर सर एसएससी जीडी का बता रहे हैं तो एसएससी जीडी के बैच में ही बताएंगे और बार बार एक ही चीज को पढ़ने की आदत हो। अब 5 ईयर प्लान है तो 5 ईयर प्लान तो कई साल पहले निकल गए, वहीं पर याद हो जाना चाहिए था ना। लेकिन मेरी आप लोगों से इतनी शिकायत रहेगी कि आप लोगों ने उस चीज के लिए आप अवेयर नहीं हैं। आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे, इतना दिमाग होना चाहिए, चलना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी पर डे हर दिन क्लास आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें चलती रहेंगी। मैं अब रिजर्व में क्लासें रखूंगा ताकि यदि कहीं मुझे बाहर भी जाना पड़े तो आप लोगों को क्लास पर डे मिलती रहे, रोज रात को 8 बजे, ठीक है। लेकिन आज जो है करंट अफेयर की क्लास है तो फटाफट से करंट अफेयर का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई, क्या है क्वेश्चन और क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। तो देखो, भारत में दिसंबर 2025 में पीआईबी के अनुसार मलेरिया के मामलों में लगभग 97% की कमी दर्ज की गई। यह उपलब्धि मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इंडिया रिकॉर्डेड अ रिडक्शन of about 97% in malaria cases as reported in PIB in December 2025. This achievement is primarily linked with which of the following? ठीक है, तो ऑप्शन ए है नेशनल हेल्थ मिशन, ऑप्शन बी है नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, ऑप्शन सी है आयुष्मान भारत स्कीम और ऑप्शन डी है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो जो चीजें हैं अगर हम देखें तो मलेरिया की बात की जा रही है। आप जानते हैं मलेरिया मच्छर से होने वाली बीमारी है, तो मलेरिया केसेस रिड्यूस्ड बाय 97%। भारत में 97% तक मलेरिया जो है कम हो गया है, ठीक है। भारत ने मलेरिया के मामलों में लगभग 97% की कमी हासिल की है, जिससे देश मलेरिया मुक्त बनने के लक्ष्य के और करीब पहुंच गया है। तो मतलब भारत में अब मलेरिया किसी को नहीं होगा। 97% तक जो है ये मामला खत्म हो गया है, केवल 3% मलेरिया भारत में बचा है और यह भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए भी कोई ना कोई टारगेट है। देखो, यह कमी मजबूत निगरानी प्रणाली, शीघ्र जांच और प्रभावी मच्छर नियंत्रण उपायों के कारण हुई है। तो आप जानते हैं कि मलेरिया मच्छर से होने वाली बीमारी है। इस क्वेश्चन के बेसिस पर आपसे एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आज इसी क्लास में देखते चलेंगे, इस टॉपिक में ही देखते चलेंगे, यहीं पर कवर कर लेंगे। तो ये करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक्स वाली क्लास हो जाएगी, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो चीज रिसेंटली चल रही है उस चीजों के बेसिस पर आपसे स्टैटिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, यह सफलता राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NVBDCP, तो NVBDCP की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि सर NVBDCP की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, से जुड़ी हुई है। तो मलेरिया 97% तक जो कम हुआ है वो NVBDCP के बेसिस पर कम हुआ है। भाई क्लियर है? भारत का लक्ष्य क्या है? भारत का लक्ष्य WHO के अनुसार 2030 तक, कब तक? 2030 तक। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत मलेरिया मुक्त बनने के लिए कौन सा साल को टारगेट किया हुआ है, तो 2030 तक देश से मलेरिया का उन्मूलन करना है। भारत में 2030 तक 2030 तक कितना 100% मलेरिया फ्री करना है भारत को, अपने आप को, ठीक है। अभी कितना है? 97% तक हम अचीव कर चुके हैं, 3% की और बात है, 2030 तक हो जाएगा। अभी हम 2026 में हैं। क्लियर?
मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। तो याद रखेंगे मलेरिया किससे होता है सर? प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है। और यह मादा एनोफिलीज मच्छर, तो कौन से मच्छर से होता है? एनोफिलीज मच्छर से होता है के माध्यम से फैलता है, ठीक है। एनोफिलीज मच्छर के माध्यम से फैलता है। कौन सी बीमारी? सर मलेरिया, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मलेरिया किस मच्छर के कारण होता है, तो एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है। और कौन सा परजीवी होता है, कौन सा पैरासाइट होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट आपकी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है? एनोफिलीज मच्छर करता है, जो कि एक मादा मच्छर है, फीमेल मच्छर है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, मलेरिया एक परजीवी जनित रोग है, ठीक है सर। ये क्या है? मलेरिया इज अ पैरासाइटिक डिसीज, नॉट अ वायरल और बैक्टीरियल डिसीज। तो देखो भाई मलेरिया जो है एक वायरल बीमारी भी नहीं है और बैक्टीरिया भी नहीं है, ना तो विषाणु जनित बीमारी है ना बैक्टीरिया जनित बीमारी है। तो कैसी बीमारी है सर? परजीवी पैरासाइटिक बीमारी है, पैरासाइटिक डिसीज है, एग्जैक्टली है। तो यहां पर इतनी बात ध्यान रखेंगे कि मलेरिया 2030 तक, क्या 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त होना है 100%। अभी कितना? 97% है 2026 में, दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के बेसिस पर, है ना। तो WHO क्या है सर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हम जानते ही सब इसके बारे में, हमने हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। 2025 में 8.5 से अधिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो भी रिसेंटली इस वीक में हुए हैं, ठीक है। तो देखो 2025 से 8.5 लाख से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाला मिशन कर्मयोगी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो मिशन कर्मयोगी इज अ मेन टैगलाइन दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के जो हमारा पॉइंट है वो मिशन कर्मयोगी है। ये मिशन कर्मयोगी क्या है, इस मिशन के बेसिस पर हमसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें कवर करेंगे। एक बार इंग्लिश में पढ़ ले। मिशन कर्मयोगी seen in news for training more than 8.5 lakh officials in 2025 is primarily रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? भाई ठीक है, ऑप्शन ए है पुलिस मॉडर्नाइजेशन, ऑप्शन बी है सिविल सेवाओं की क्षमता निर्माण, ऑप्शन सी है डिजिटल इंडिया अवसंरचना, निजी क्षेत्र के लिए कौशल विकास। तो इसका आंसर है इसका बी। लेकिन आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो आंसर तो सर हो गया बी, सिविल सेवाओं की क्षमता निर्माण। लेकिन इससे और हमसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे एग्जाम में और क्या क्या चीज आ सकती है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो देखो भाई, पर्पस ऑफ मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी का पर्पस क्या है? तो सबसे पहले इसको समझेंगे सर। मिशन कर्मयोगी एम टू बिल्ड अ फ्यूचर रेडी एंड सिटीजन एंटरिक सिविल सर्विस। तो मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य भविष्य तैयार और नागरिक केंद्रित सिविल सेवाओं का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी के बेसिस पर आप इतनी बात ध्यान रखें, जो मिशन कर्मयोगी है ये ऑफिसर्स को और ज्यादा डेवलप किया जाएगा ताकि नागरिक केंद्रित मतलब सिटीजन सेंट्रिक सिविल सर्विसेज हो और भविष्य के लिए हम तैयार रहें। इसमें क्या क्या चीज होंगी? मिशन कर्मयोगी के तहत भारत के 15 राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित की गई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिशन कर्मयोगी के तहत भारत के कितने राज्यों में जो है कार्यशालाएं या अगर हम बात करें वर्कशॉप लगाई गई हैं। तो वर्कशॉप अंडर मिशन कर्मयोगी वेयर कंडक्ट इन 15 स्टेट अक्रॉस इंडिया। भारत के कुल 15 राज्यों में लगाई गई हैं। नंबर ऑफ ऑफिशियल ट्रेन, ठीक है। तो क्या है, वर्ष 2025 में 8.5 से अधिक सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। तो भाई 2025 में कुल कितने अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया? इंपॉर्टेंट बात है 8.5 लाख, ठीक है। 8.5 लाख अधिकारी जो है इससे प्रशिक्षित हुए और जो है वो समाज में अपना अलग कंट्रीब्यूशन देंगे। अगला देखें तो सर, नेचर ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का नेचर क्या है? तो प्रशिक्षण, यहां पर देखेंगे सर, प्रशिक्षण सिविल सेवकों की व्यावहारिक, कार्यात्मक और क्षेत्रीय दक्षताओं पर केंद्रित होगा। ट्रेनिंग फोकस ऑन बिहेवियरल, फंक्शनल एंड डोमेन कॉम्पिटेटिव्स ऑफ सिविल सर्वेंट। तो जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उन सब लोगों को और ज्यादा पढ़ाकर और ज्यादा इन सब कर्मयोगी के तहत जो है आज की मॉडर्नाइजेशन के बेसिस पर, भाई कुछ ऑफिसर पुराने हैं,
कुछ नए। तो जो पुराने हैं, जब हम पापा, अगर हमारे पापा आज के समय में एंड्रॉइड फोन चलाते हैं तो ऐसे ऐसे करके चलाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो डेवलपमेंट की जरूरत है, तो जिन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, अपडेटेशन की जरूरत है, क्योंकि आज के समय में चैलेंजेस नए नए हैं। और अगर हमारा सिविल अधिकारी ही नए नए चैलेंजेस को नहीं समझेगा तो फिर देश कैसे चलेगा? क्योंकि एक सिविल अधिकारी मतलब शुरुआत डीएम है ना, तो आप समझ रहे हैं एक डीएम जिले का अधिकारी होता है, फिर राष्ट्र निर्माण में सचिव बनते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी एक सिविल सर्वेंट के ऊपर होती है जिसे उसको निभाना होता है। तो इसीलिए ये मिशन कर्मयोगी लाया गया। अब एसएससी के जीके से क्या रिलेटेड है? तो मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा सुधार और सुशासन से संबंधित है। इससे कौन पॉइंट बन सकता है? लॉन्च ईयर ऑफ मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कर्मयोगी कब लॉन्च किया गया? तो मिशन कर्मयोगी की शुरुआत वर्ष 2020 में की गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिशन कर्मयोगी की शुरुआत कब हुई, तो आप जवाब देंगे मिशन कर्मयोगी की शुरुआत 2020 में हुई। उसके बाद मेरे भाई अगला पॉइंट यहां पर देखेंगे तो फुल नेम ऑफ मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कर्मयोगी जो है ये छोटी फॉर्म है। अब इसको फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम क्या है? अगर इसको पूरा पढ़ें तो राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। तो NPCSCB इसकी शॉर्ट फॉर्म है NPCSCB, तो ठीक है, NPCSCB मतलब राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम NPCSCB है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मिशन कर्मयोगी की जो मतलब डिटेल्ड नाम है, शॉर्ट फॉर्म में मिशन कर्मयोगी कहा जाएगा, और फुल नाम इसका क्या है? राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम NPCSCB, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। ओके, इंप्लीमेंट प्लेटफॉर्म क्या है सर? तो यह मिशन IGOT कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लागू किया जाता है, ठीक है। IGOT डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये लागू किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत केंद्र, राज्य सरकारों और स्वायत्त संस्थानों के अधिकारी शामिल होते हैं। इज दैट क्लियर? अगली बात करें मेरे भाई, तो यहां पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन CBC, ठीक है। तो क्षमता निर्माण आयोग मिशन कर्मयोगी की निगरानी और मूल्यांकन करता है। तो मिशन कर्मयोगी के जो निगरानी या मूल्यांकन करता है वो CBC करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन मॉनिटर एंड इवैक्यूलेट मिशन कर्मयोगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्किल कवर्ड, भाई इसके अंदर क्या क्या स्किल सिखाए जाते हैं अधिकारी को? तो ध्यान, व्यवहारिक, कार्यात्मक और क्षेत्र विशेष, मतलब फोकस इज ऑन बिहेवियरल, फंक्शनल एंड डोमेन स्पेसिफिक स्किल, ठीक है। गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? इस मिशन का उद्देश्य शासन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाना है, ठीक है। तो मतलब जो ऑफिसर जो जवाबदेही, मतलब भाई अगर किसी जिले में किसी जगह पर कोई खामी होती है, कोई कमी होती है, तो जवाब किसका? ऑफिसर ही तो देगा, तो ऑफिसर को उस चीज के लिए प्रिपेयर करना है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में चर्चा में रही, जनवरी 2026 में चर्चा में रही निर्यात प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, निर्यात प्रोत्साहन का मुख्य उद्देश्य क्या है? द स्कीम निर्यात प्रोत्साहन सीन इन न्यूज इन जनवरी 2026 इज मेनली एम्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब क्या है सर? निर्यात प्रोत्साहन, ठीक है। तो निर्यात प्रोत्साहन योजना, यहां पर ध्यान रखेंगे, निर्यात प्रोत्साहन योजना कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इससे बन सकती है एग्जाम में, उसको देखेंगे सर। तो कृषि सब्सिडी को बढ़ावा देना ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है एमएसएमई को निर्यात क्रेडिट सहायता देना, ऑप्शन सी है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाना, या ऑप्शन डी है डिजिटल क्षेत्र के स्टार्टअप्स को समर्थन करना। तो यहां पर जो इसका सही आंसर है ना मेरे भाई, वो वही है जो हरे कलर में लिखा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमईज। अब ये एमएसएमईज क्या होती हैं, ये पूरा इसका डिटेल्ड हम एक ही इस क्वेश्चन के बेसिस पर पढ़ेंगे। असल में क्वेश्चन एक बहाना है, इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे आंसर बताना है जो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड आएंगे, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं मेरे भाई। जैसे एमएसएमई से रिलेटेड निर्यात प्रोत्साहन योजना आई, तो ये एमएसएमई से रिलेटेड है। अब निर्यात प्रोत्साहन योजना के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं मेरे भाई, देखो क्या है। तो निर्यात प्रोत्साहन स्कीम
was announced under the export promotion mission in January 2026। तो निर्यात प्रोत्साहन योजना जनवरी 2026 में निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत घोषित की गई। निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट करना। जब हम अभी समझ लेते हैं छोटी सी बेसिक सी चीज, अगर कोई बच्चा नया है तो इंपोर्ट होता है किसी देश से या किसी जगह से कोई सामान मंगाना, और एक्सपोर्ट होता है किसी जगह को सामान बेचना, भेजना। ठीक है, मतलब आप अगर कोई सामान बेच रहे हैं, किसी विदेश में भेज रहे हैं, तो वो आप क्या कर रहे हैं, वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। और अगर आप किसी देश से कोई सामान मंगा रहे हैं तो वो आप आयात कर रहे हैं। और जितना हम किसी दूसरी कंट्री से ज्यादा सामान मंगाएंगे वो हमारे लिए ज्यादा आयात होगा, वो कंट्री के लिए सही नहीं होता। फिर हमारी डिपेंडेंसी किसी दूसरी कंट्री पर हो जाती है और वो कंट्री फिर हमसे जैसे चाहे वैसे काम कराती है। जैसे कि अमेरिका ने किया था, तब हमारे देश में फूड का प्रॉब्लम आया था। ठीक है, तो गेहूं के मामले में। अब यहां पर सर निर्यात प्रोत्साहन योजना जनवरी 2026 में हुई। अब देखो, इस योजना का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई को वित्तीय एवं क्रेडिट सहायता देकर निर्यात को बढ़ावा देना है। एमएसएमई क्या होते हैं, जो मीडियम एंड स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, तो इन जो हमारे सेक्टर होते हैं देश के, जो छोटे उद्योग होते हैं, उन छोटे उद्योगों को क्रेडिट की सहायता देकर, वित्तीय सहायता देकर, ठीक है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड क्रेडिट सपोर्ट। ठीक है, तो फाइनेंशियल और क्रेडिट सपोर्ट देकर इन लोगों को जो है बढ़ावा देना। ठीक है, एक बार जाके समझाओ इन्हें। द स्कीम प्रोवाइड्स एक्सपोर्ट क्रेडिट सपोर्ट अलॉन्ग विद अदर फाइनेंशियल यह योजना निर्यात क्रेडिट सहायता के साथ अन्य वित्तीय हस्तक्षेप को भी प्रदान करती है। ठीक है, दिस स्कीम, यह योजना वित्तीय रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर अगली बात की जाए तो यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो ये है हमारी जो एमएसएमई को सपोर्ट कर रही है, वो कौन सी इंडस्ट्री कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इज दैट क्लियर? द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड द एड्रेस चैलेंजेस सच एज लैक ऑफ अफोर्डेबल एफर्ट फाइनेंस फॉर एमएसएमई। यह योजना एमएसएमई को निर्यात वित्त की कमी जैसी समस्याओं को दूर करने की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से क्या होगा, एमएसएमई सेक्टर को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। दूसरा, एमएसएमई भारत के निर्यात, रोजगार सृजन और जीडीपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भारत के जितने छोटे उद्योग हैं, वो छोटे उद्योग जो होते हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। तो इतनी बात का हम विशेषकर ध्यान रखेंगे। ठीक है, निर्यात प्रोत्साहन सरकार के व्यापक निर्यात प्रोत्साहन मिशन का हिस्सा है। ठीक है, तो निर्यात प्रोत्साहन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ब्रॉडर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। तो भारत जो है जितनी अधिक मात्रा में दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेगा उतना ज्यादा बिजनेस में प्रॉफिट होगा। तो जब प्रॉफिट होगा तो हमारी जो है एक फाइनेंशियल मजबूत हो जाएगा, हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट मजबूत हो जाएगी। और दूसरी कंट्री फिर किस पर डिपेंड हो जाएंगी, इंडिया पर डिपेंड हो जाएगी, जिसका फायदा हमारे देश को नीतियां बनाने में भी होता है और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमें फायदा इसका मिलता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो इस पहल से वैश्विक व्यापार में एमएसएमई की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है भाई, बिल्कुल उम्मीद बढ़ेगी, क्योंकि जब सरकार सपोर्ट करेगी तो भाई जरूर होगा। देखो यहां पर दूसरी चीज, एक चीज देखें तो यह एक वित्तीय सहायता योजना है। इसे कृषि सब्सिडी या केवल स्टार्टअप योजना से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम में आ जाए कृषि स्टार्टअप या अगर केवल स्टार्टअप या केवल कृषि सब्सिडी, तो एक कृषि सब्सिडी नहीं है। ये क्या है, ये एक तरीके का एमएसएमई सेक्टर के जो जितने भी फाइनेंशियल सपोर्ट है उससे रिलेटेड है। अब देखो भाई, व्हाट इज एमएसएमई, ये एमएसएमई क्या है। ठीक है, तो एमएसएमई का सबसे पहले पूरा नाम समझते हैं सर। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार एग्जाम में एमएसएमई का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। आपका एग्जाम एसएससी जीडी का है,
यहां पर कई बार बहुत छोटी चीज भी पूछी जा सकती है और कई बार बहुत हायर लेवल की चीज भी पूछी जा सकती है, तो दोनों चीजों के लिए तैयार रहेंगे। कई बार ऐसा होता है बच्चे ने बहुत ज्यादा हार्ड लेवल की तैयारी कर रखी है, उसकी शिफ्ट बहुत इजी आ जाए और उससे ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाएं तो कई बार मामला गड़बड़ उल्टा भी पड़ सकता है। तो इसलिए चीजों को अच्छे से समझ के एग्जाम में जाना चाहिए, आप प्रिपेयर रहने चाहिए। पढ़ाई करते समय एक बात का विशेष कर ध्यान रखो मेरे भाई, कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो जैसे एक सोल्जर के लिए उसके बंदूक उसके शरीर का हिस्सा होती है, कोई उसे नींद में भी छेड़ दे तो उसका सबसे पहला हाथ अपनी बंदूक पर जाता है, सेम इसी तरीके से आपको भी ये बचे हुए दिन इसी तरीके से यूटिलाइज करने हैं। अगर आप जाग रहे हैं तो आपको पढ़ना है, अगर आप सो रहे हैं सोकर तब उठेंगे तब पढ़ना है। यहां पर कोई टाइम टेबल काम नहीं करता, डजंट मैटर, टाइम टेबल कोई मतलब नहीं। जो बच्चा टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ रहा है वो अपने आप से एक बात जरूर पूछ के देखे कि वो खाना भी टाइम टेबल के हिसाब से खाता है क्या। नहीं, हम अपनी जरूरतें अपने हिसाब से देखते हैं। जैसे बात तो सर एमएसएमई हो गया, ये छोटे एमएसएमई है क्या, तो ये छोटे स्तर के व्यवसाय होते हैं जो उत्पादन, व्यापार और सेवाओं से जुड़े होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, इन्वॉल्विंग इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। ठीक है, तो छोटे स्तर के जो हैं व्यापार होते हैं। क्या एमएसएमई का वर्गीकरण निवेश और वार्षिक टर्नओवर के आधार पर किया जाता है। यहां पर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं बनता, इसमें केवल इन्वेस्टमेंट और सर टर्नओवर के बेसिस पर एमएसएमई सेक्टर डिवाइड किए जाते हैं। अब टर्नओवर क्या है इसको भी सर समझ लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे सर माइक्रो इंटरप्राइजेस, ठीक है, सूक्ष्म, तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम। ठीक है, तो यहां पर माइक्रो इंटरप्राइजेस की बात करें तो सूक्ष्म उद्यम जो होते हैं सर, इनका निवेश 1 करोड़ तक 1 करोड़ से 5 करोड़ तक टर्नओवर होना चाहिए वार्षिक, ईयरली। ठीक है, वार्षिक। ठीक है सरकार। उसके बाद अगर बात की जाए तो लघु उद्योग, स्मॉल इंटरप्राइजेस किसे कहेंगे, जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से 50 करोड़ तक होगा उनको स्मॉल इंटरप्राइजेस कहा जाता है वार्षिक। ठीक है, टर्नओवर की बात चल रही है, प्रॉफिट की बात नहीं चल रही, टर्नओवर की। दूसरी मीडियम इंटरप्राइजेस, तो मध्यम उद्योग कहलाते हैं सर निवेश जिनका 50 करोड़ से 250 करोड़ तक होता है। ठीक है, 50 करोड़ से 50 करोड़ से ऊपर 250 करोड़ तक होता है, उनको हम बोलते हैं मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो एमएसएमई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, सिंपल सी चीज है। और वर्तमान समय में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री कौन हैं, तो वो हैं हमारे जीतन राम मांझी। तो जीतन राम मांझी जो हैं वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री हैं। इज दैट क्लियर। एमएसएमई क्षेत्र भारत की जीडीपी में लगभग 30% जो है कंट्रीब्यूट करता है। तो यहां पर यह क्वेश्चन बन सकता है कि एमएसएमई भारत की जीडीपी में कुल कितना योगदान देता है, तो एमएसएमई भारत की जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूशन देता है भारत की जीडीपी में। तो यहां पर इतना बात ध्यान रखें कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एमएसएमई, केवल देश के लिए ही और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहां पर इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। दूसरी चीज यहां पर है सर आईएमएफ आउटलुक और सरकारी आंकड़ों के अनुसार, आईएमएफ आउटलुक और सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आईएमएफ आउटलुक एंड गवर्नमेंट डाटा, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम विच लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में कौन सी इकोनॉमी बनने की तरफ है, तो भारत इसमें तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। 2027 तक जो है भारत का टारगेट है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज सर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है, क्योंकि हम लोग बिजनेस में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, जो एमएसएमई सेक्टर है वो ग्रोथ कर पा रहे हैं। नोटबंदी के बाद धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी हो रही है और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। तो इसका फायदा क्या है, दुनिया में जो हमारी अर्थव्यवस्था है, देखो यह रैंकिंग नाम मात्र जीडीपी मतलब नॉमिनल जीडीपी के आधार पर है। ठीक है, यह ना कि प्रति व्यक्ति आय, पीपीपी क्या होती है और जीडीपी क्या होती है। जीडीपी के अंदर भारत में जितनी भी चीजों का प्रोडक्शन होगा सब काउंट होता है।
हमने इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ी थी जब हम दिल्ली पुलिस पढ़ा रहे थे, तो इकोनॉमिक्स की उसमें क्लास पढ़ी थी मैंने, जहां आपको जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी सब पढ़ाया था और पीपीपी भी पढ़ाया था। व्हाट इज पीपीपी? पीपीपी होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर हमें यह पता होता है कि एक व्यक्ति की जो है, एक व्यक्ति की जो क्रय शक्ति क्षमता कितनी होती है, एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है। तो इस तरीके से यहां पर देख सकते हैं। और जीडीपी जो होता है सर, नॉमिनल जीडीपी होता है, किसी भी देश में कुल कितना व्यापार किया गया, कुल कितना सामान बना, कितना एक्सपोर्ट हुआ, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस डजंट मैटर। तो इसके बेसिस पर इंडिया तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। भारत के आगे केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और चीन रहने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत से आगे केवल यूएसए और चाइना ही रहेंगे, बाकी सब पीछे हो जाएंगे। तो भारत तीसरे नंबर पर आ जाएगा। भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, बढ़ती घरेलू मांग और मैन्युफैक्चरिंग विस्तार इसके अनुमान पर आधारित है। अब यहां पर एक चीज यहां पर आप देख सकते हैं, यह भविष्य का अनुमान है कि भारत की वर्तमान रैंक नहीं है भाई, जो भविष्य में इंडिया जो है, आईएमएफ ने जो है फ्यूचर के बेसिस पर कहा है, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं सर। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला है मौजूदा बाजार मूल्य गुणा उत्पादन की मात्रा, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू वस्तु का मूल्य गुणा मात्रा, वस्तु का मूल्य गुणा मात्रा, और इसी तरीके से चीजें चलती रहती हैं कि भाई किसी भी प्रोडक्ट का रुपया कितना है और उसकी प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो इसी के बेसिस पर नॉमिनल जीडीपी निकलती है। नॉमिनल जीडीपी की गणना चालू वर्ष की कीमतों पर की जाती है, मतलब जो वर्ष चल रहा है उस वर्ष की कीमतों पर नॉमिनल जीडीपी की गणना की जाती है। आगे की बात की जाए तो इसमें महंगाई का प्रभाव शामिल होता है, इन्फ्लेशन होता है। इसका उपयोग देशों की वैश्विक आर्थिक रैंकिंग के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक रैंकिंग। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रैंकिंग बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इतनी बात का हम विशेषकर ध्यान रखेंगे एग्जाम में जाने से पहले भाई, ठीक है। इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे की तरफ बढ़ा जाए। आगे की तरफ बढ़ा जाए तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन यहां पर हमारा आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सर, along with the launch of skill the nation AI change, ठीक है, AI challenge, ठीक है, AI challenge, skill the nation AI challenge, which institution regional center was inaugurated in Odisha। इसी चीज को हिंदी में समझते हैं। स्किल द नेशन AI चैलेंज के साथ ओडिशा में किस संस्था के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया भाई, ठीक है, किस संस्था के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया, मतलब जो हमारा सेंटर है वो कहां पर बनाया गया? स्किल द नेशन AI चैलेंज, याद रखेंगे स्किल द नेशन AI चैलेंज, ठीक है। ऑप्शन ए है IIT, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हो सकता है। ऑप्शन बी है UGC, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। उसके बाद आता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, और ऑप्शन डी पर आता है एम्स, ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो इसका जो सही आंसर है ना मेरे भाई, जो ओडिशा में जो संस्था का क्षेत्रीय केंद्र जो स्थापना की जा रही है, उद्घाटन किया गया है, वो कौन से संस्था का है? तो भाई वो इग्नू का है। इग्नू की फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कि भाई इग्नू की फुल फॉर्म क्या है, तो आप तैयार रहेंगे सर। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? आगे की तरफ मेरे भाई बढ़ेंगे तो यहां पर इग्नू की बात आ गई है, तो इस चीज को देखते हैं लॉन्च किसने की है भाई। द स्किल द नेशन AI चैलेंज जो हमारी ये स्कीम है, ये किसने लॉन्च की है? तो यहां पर देखते हैं भारत के राष्ट्रपति कौन है इस समय, मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं भारत के राष्ट्रपति इस समय कौन है। भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं, नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या है सर, भारत के राष्ट्रपति ने 1 जनवरी 2026 को स्किल द नेशन AI चैलेंज लॉन्च किया। स्किल द नेशन AI चैलेंज #स्किल द नेशन AI चैलेंज लॉन्च किया। इसका पहला उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से संबंधित कौशल को बढ़ावा देना है। आप जानते हैं आज के समय में AI का कितना ज्यादा यूज है। आज के समय में जो व्यक्ति या जो देश AI के बारे में नहीं जानता
वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि यहां पर आज के समय में तो सब एआई की फाइट चल रही है, ठीक है, तो सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे शिफ्ट हो रही हैं। तो आपको समय के अनुसार आगे बढ़ना जरूरी है, वरना आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे। क्लियर? तो अगर आप चीजों को आगे नहीं बढ़ेंगे तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है आपके लिए, आप दुनिया से एक तरफा होते चले जाते हैं। चाहे आप अपने आप में कितने भी बड़े विद्वान हो, वो आपके लिए चीजें पुरानी ही रह जाती है। बात समझ में आई? क्लियर है? अब जैसे आप समझ लीजिए कि पहले इतने बड़े बड़े ग्रंथ, पहले ग्रंथ नहीं लिखे जाते थे, पहले काव्य हुआ करते थे, चीजें सुनाई जाती थी, लोग सुना करते थे। आज के समय में किताबें बननी शुरू हुई। किताबें आज भी हैं, लेकिन किताबों के बाद ऑडियो बुक आ गई, जो आप लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऑडियो बुक मतलब कहानी सुनना। फिर उसके बाद पॉडकास्ट सिस्टम आने शुरू हो गए। टाइम कैसे बदलता है, उन्हीं किताबों को पॉडकास्ट में आप सुनते हैं, बहुत मजा आता है सरकार। वही चीजें फिर हम मूवीज में देखते हैं और ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो चीजें वहां पर लाइव चल रही हैं। इसे कहते हैं डेवलपमेंट धीरे धीरे, और वही डेवलपमेंट आज के समय में एआई है। आपका बहुत सारा समय बचाता, तो उसी चीज के लिए भारत भी आगे बढ़ना चाहता है कि हमारे इंडिया का युवा एआई में एक्सपर्ट हो, एआई समझे, ताकि हमारा देश का जो भविष्य है वो उज्जवल हो। ठीक है, यहां पर अगर अगली बात की जाए तो इस चैलेंज का मुख्य उद्देश्य युवाओं को भविष्य के लिए आवश्यक डिजिटल कौशल प्रदान करना है। ठीक है, यह कार्यक्रम कौशल विकास और डिजिटल शिक्षा पहलों से जुड़ा हुआ है। यह चैलेंज तकनीक आधारित कार्यबल विकसित करने भारत की दीर्घकालिक सोच का समर्थन करता है। मतलब भारत आगे अपने भविष्य के बारे में कितना सोच रहा है, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया है मेरे भाई। यह पहली भर्ती या रोजगार गारंटी, यहां पर देखेंगे, यह पहल भर्ती या रोजगार गारंटी योजनाओं से संबंधित नहीं है। इस पहल में आपको क्या किया जाएगा, केवल और केवल एआई सिखाया जाएगा। उसके बाद उसके बेसिस पर आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन जॉब का दावा इसमें नहीं किया गया। इस लॉन्च से संबंधित जानकारी प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी द्वारा दी गई है। तो सिंपल सी पीआईबी की सूचना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सरकार सीधी इस बात को प्रकाशित करती है। दूसरी चीज मेरे भाई, इग्नू। इग्नू क्या है? तो रीजनल सेंटर लॉन्च्ड इन ओडिशा। तो भाई क्या है, द स्किल द नेशन एआई चैलेंज के साथ ओडिशा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। क्षेत्रीय केंद्र मतलब एक क्षेत्र का सेंटर। ओके, तो यहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। इग्नू भारत का प्रमुख मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थान है। इग्नू इज इंडिया प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। अगर कोई बच्चा अपने घर बैठकर पढ़ाई करना चाहता है तो इग्नू उसका सबसे पुराना और ट्रस्टेबल संस्था रही है, भारत की सरकारी संस्था है। ये ओपन जो है एजुकेशन को बढ़ावा देता। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें मेरे भाई, यहां पर अगली चीज क्या है कि यह क्षेत्रीय केंद्र ओडिशा में उच्च शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा की पहुंच को मजबूत करेगा। भाई हायर एजुकेशन हम ले सकते हैं अपने घर में रहकर, और का आप दूरस्थ शिक्षा इसमें दे सकते हैं। ठीक है, मतलब द रीजनल सेंटर एम्स टू स्ट्रेंथ एक्सेस टू हायर एजुकेशन एंड डिस्टेंस लर्निंग इन ओडिशा। ठीक है, बात समझ में आ रही भाई? सिंपल सी एक चीज है सरकार। उसके बाद सर, इग्नू कार्यरत व्यक्तियों, ग्रामीण छात्रों और वंचित वर्गों को शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो रोजगार करते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वो इग्नू से पढ़ाई कर सकते हैं, उनके लिए फिर सुविधा होती है, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है। आप दूर से रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, खुद से पढ़िए, एग्जाम देने कॉलेज में आइए या इग्नू के सेंटर पे पहुंचे, एग्जाम देंगे, क्वालिफाइड हो जाएंगे, मजे ही मजे। उसके बाद यह उद्घाटन समावेशी और डिजिटल शिक्षा पर सरकार को फोकस का अनुरूप है। और लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि इंडिया दुनिया में एजुकेशनल हब बनना चाह रहा है। एजुकेशनल हब, अगर इंडिया एजुकेशनल हब बनना चाहेगा तो यहां पर ये सारी चीजें तो आपको लानी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इग्नू की स्थापना कब हुई थी? तो इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। रिसेंटली मुद्दा चल रहा है, तो एग्जाम में इससे रिलेटेड बात भी पूछी जा सकती है कि सर इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? मेरे भाई 1985 में हुई थी। उसके बाद इग्नू का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहां है? तो इग्नू का हेडक्वार्टर
हेडक्वार्टर या मुख्यालय मेरे भाई नई दिल्ली में है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इग्नू का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहां पर है मेरे भाई, नई दिल्ली में है, इतनी बात का भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहां ये तो सब जानते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। द न्यू लेबर कोड्स इंप्लीमेंटेड, द न्यू लेबर कोड्स implemented during November-December 2025 have subsumed how many labor laws? नवंबर-दिसंबर 2025 के दौरान लागू किए गए नए श्रम संहिता में कुल कितने श्रम कानून शामिल किए गए हैं? तो यहां पर इसका जो कुल कितने श्रम कानून शामिल किए गए हैं, तो नए श्रम संहिता जो बनी है, कब बनी है, नवंबर दिसंबर 2025 में बनी है। इसमें कुल कितने श्रम कानून जो है शामिल किए गए हैं मेरे भाई, 29 श्रम कानून शामिल किए गए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं श्रम से रिलेटेड जितनी भी चीजें आती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। इसी के साथ मेरे भाई अगर हम बात करें तो 29 श्रम कानून की बात आ गई। अब यहां पर अगर हम एक और चीज देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यू लेबर कोड्स वेयर इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर 2025। नए श्रम संहिता नवंबर दिसंबर 2025 के दौरान लागू किए गए। भाई नवंबर दिसंबर 2025 के दौरान जो है नई श्रम संहिता लागू की गई है। इसमें श्रम से रिलेटेड जितने भी कानून हैं उन सबको दर्शाया गया है, बताया गया है, लिखा गया है। इन श्रम संहिताओं में कुल 29 पुराने श्रम कानूनों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य भारत की श्रम कानून प्रणाली को सरल और तर्कसंगत बनाना है। ये संहिताएं श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने का प्रयास करती हैं। इनका लागू होना भारत में एक बड़ा श्रम सुधार माना जाता है। भाई ठीक है, श्रम संहिता जब लागू हो जाती है तो भारत में एक बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस देश की लेबर अच्छी हो उस देश का प्रोडक्शन अच्छा होगा। जब प्रोडक्शन अच्छा होगा मेरे भाई फिर क्या होगा, फिर सिंपल सी एक चीज है, आप एक्सपोर्ट करेंगे। और जब आप हाईएस्ट मात्रा में हाईएस्ट नंबर्स पर एक्सपोर्ट करेंगे तो दूसरी कंट्री आपके क्या हो जाएगी, आप पर डिपेंड हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन में वो आपको कुछ उल्टा सीधा कहते हुए 10 बार सोचेगी, या आपके देश के लोगों के साथ गलत व्यवहार करने से पहले 50 बार सोचेगी कि अगर इस देश के साथ मेरे रिलेशन खराब हुए तो मेरे देश की इतनी सारी पॉपुलेशन जो इन देश से ये वाली चीज आती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो इस बात का विशेषकर मेरे भाई ध्यान रखेंगे। भाई ठीक है, तो यहां पर ये तो सिंपल सी चीज होगी। भाई अगला यहां पर देखते हैं, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा एक अलग सेगमेंट है कि हर वीक कुछ नए नए जो हमारे अपॉइंटमेंट्स आते हैं। आप जानते हैं कि अपॉइंटमेंट्स दिल्ली पुलिस में कितने अपॉइंटमेंट पूछे गए हैं, तो इसी तरीके से एसएससी जीडी भी एसएससी का एग्जाम, एसएससी ही एसएससी जीडी का एग्जाम कराएगी। तो अपॉइंटमेंट्स रिसेंटली चल रहे हैं तो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो इसलिए भैया तैयार रहिए। ठीक है, क्या है, सरकार रतन कुमार केश, कौन है, रतन कुमार केश एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बंधन बैंक। तो बंधन बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं कौन, रतन कुमार केश, जो 28 दिसंबर से 4 जनवरी तक के जितनी भी अपॉइंटमेंट हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, वो सब हमने आपके लिए मेंशन कर दी हैं इस पीडीएफ में, तो इसको ध्यान रखेंगे। रतन कुमार केश को बंधन बैंक का कार्यकारी निदेशक दोबारा नियुक्त किया गया है। यह पुनर्युक्ति आरबीआई द्वारा अनुमोदित की गई। कार्यकाल 31 मार्च 2026 से 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, तो 26-3-29 हो जाता है मेरे भाई। उसके बाद कार्यकारी निदेशक बैंक में शीर्ष प्रबंधक पद पर होता है। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो टॉप लेवल का अधिकारी होता है किसी भी बैंक का। तो बंधन बैंक के जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं, रतन कुमार केश बने हैं। तो रतन कुमार केश कौन बन गए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं बंधन बैंक के। इज दैट क्लियर। अगली बात अगर मेरे भाई की जाए तो विवेक भीमनवार, ठीक है, तो विवेक भीमनवार जो हैं ये किसके चेयरमैन बन गए हैं, महाराष्ट्र पीएससी के, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के। ठीक है, क्या है, विवेक भीमनवार को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विवेक भीमनवार was appointed as chairman of महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। इज दैट क्लियर। एमपीएससी राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षाएं आयोजित कराती है। तो राज्य की जो अच्छे लेवल की पोस्ट होती हैं उनको एमपीएससी कराएगी। भाई सिंपल सी चीज है, महाराष्ट्र में एमपीएससी कराती है।
उत्तर प्रदेश में यूपी पीएससी कराती है, बिहार पीएससी कराती है बिहार में, ठीक है। तो इसीलिए महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र पीएससी के जो चेयरमैन बन गए हैं वो कौन बन गए हैं, विवेक बेवनवार बन गए हैं। अध्यक्ष राज्य के संवैधानिक निकाय का प्रमुख होता है। लोक सेवा आयोग की नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा की जाती है। लोक सेवा आयोग की नियुक्तियां जो होती हैं वो राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं। सिंपल सी चीज है मेरे भाई, राज्य लोक सेवा, राज्य केंद्रीय लोक सेवा नहीं, राज्य लोक सेवा की नियुक्तियां राज्य द्वारा की जाती हैं। उसके बाद मेरे भाई अगली बात की जाए तो शाश्वत शर्मा, ठीक है सरकार, शशवंत शर्मा, कौन है, शशवंत शर्मा, शशवंत शर्मा, ये एमडी सीईओ बने हैं भारती एयरटेल के। आप जानते हैं एयरटेल है ना, तो भारती एयरटेल के एमडी एंड सीईओ बने हैं। शशवंत शर्मा को भारती एयरटेल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है। तो 1 जनवरी 2026 से कौन, शशवंत शर्मा जी को भारती एयरटेल का एमडी और सीईओ बनाया गया है। कार्यकाल 5 वर्षों का है भैया, द टेन्योर इज फॉर 5 इयर्स। तो शशवंत शर्मा जी को 5 साल के लिए जो है एमडी सीईओ नियुक्त कर दिया है भारती एयरटेल ने। आप जानते हैं भाई भारती एयरटेल भारत की प्रमुख दूरसंचार कंपनी है, ये सब जानते हैं हम सब भैया, टेलीकॉम कंपनी है इंडिया की, ठीक है। अगली बात की जाए तो भाई अगला है आईएमडी के अनुसार, अगला क्वेश्चन है, ये मौसम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी आप जानते हैं भाई विंटर चल रहा है और जब आपका एग्जाम होगा तब विंटर एंडिंग के समय पर होगा, तो कितना ज्यादा चीजें क्या इफेक्ट रही हैं वो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। जो आंकड़े हैं, जो एजेंट, जो हमारी संस्था हैं, वो संस्था जितनी रिपोर्ट जारी करती है वो सब आपसे पूछी जाती हैं। तो इसी तरीके से आईएमडी के अनुसार दिसंबर 2025 में भारत की वर्षा स्थिति कैसी रही, भारत की वर्षा स्थिति कैसी रही। अकॉर्डिंग टू आईएमडी डाटा, हाउ वाज इंडियाज रेनफॉल परफॉर्मेंस इन दिसंबर 2025? क्लियर है, ऑप्शन ए है यहां पर अबव एवरेज, सामान्य से अधिक रही है, भाई हमें तो होती दिखी नहीं। ऑप्शन बी सामान्य वर्षा रही है, नॉर्मल रेनफॉल रहा है। ऑप्शन सी 68.9 बिलो एवरेज, लगभग 68.9% से कम रही है, या अत्यधिक वर्षा रही है। तो भैया लगभग 68.9% से भी कम वर्षा इस बार हुई है 2025 में। इस बार जो सर्दियों में जो वर्षा है, भारत में जो वर्षा है, वो भैया भारत की वर्षा रिपोर्ट जो कहती है वो भैया 68.9% से कम, मतलब 68.9% कम रही है। क्लियर, आगे की तरफ देखते हैं, सामान्य से 68.9% कम रही है ये। दूसरी चीज मेरे भाई अगर हम बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी, मतलब इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी की फुल फॉर्म हो जाती है। अगर कोई आपसे पूछने लग जाए कि आईएमडी की फुल फॉर्म क्या है, तो मेरे भाई आईएमडी की फुल फॉर्म है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिसंबर 2025 में भारत में सामान्य से लगभग 68.9% कम वर्षा दर्ज की गई है। मतलब जितनी वर्षा होती थी उससे 68.9% कम बारिश उस बार भारत में हुई है। तो दिसंबर 2025 को एक अत्यधिक शुष्क महीना माना गया है, ठीक है। दिसंबर 2025 वाज कैटेगराइज्ड इज अ सिग्निफिकेंटली ड्राई मंथ, ओके। आईएमडी ने जनवरी 2026 में सामान्य से अधिक शीतलहर वाले दिनों की चेतावनी जारी की है। तो जनवरी 2026 में जो भी रिसेंटली जनवरी चल रहा है, यहां पर शीतलहर जैसी चीजें आपको उत्तर भारत में देखने को विशेषकर मिलेंगी। शीतलहर की स्थिति उच्च और उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकती है। सिंपल सी चीज है सर, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतलहर भी अधिक चलती है, लू भी अधिक चलती है। तो यहां पर अगली चीज की करी जाए तो यहां पर देखी जाएंगी भाई, आईएमडी भारत में मौसम पूर्वानुमान के लिए आधिकारिक राष्ट्रीय एजेंसी है। आईएमडी क्या है? इंटरनेशनल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत में मौसम पूर्वानुमान के लिए आधिकारिक राष्ट्रीय एजेंसी है। इस प्रकार की मौसम चेतावनियां कृषि, जन स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? यहां तक बात अगर क्लियर है तो अगली चीज देखें, आईएमडी वर्षा वर्गीकरण तालिका। आईएमडी, 1 मिनट रुकेंगे जरा, 1 मिनट रुकेंगे, बस 1 मिनट।
हाँ जी, तो अगर बात की जाए तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि वर्षा श्रेणी, ठीक है, आईएमडी की वर्षा वर्गीकरण तालिका, ठीक है, तो आईएमडी ने जो वर्षा को क्लासिफाई किया है उसको देखते हैं। तो वर्षा श्रेणी मतलब रेन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखो, अगर नॉर्मल रेनफॉल हुआ है, नॉर्मल रेनफॉल मतलब सामान्य वर्षा हुई है, तो -19% से 19% तक, मतलब जो नॉर्मल वर्षा मानी जाती है, जो पिछली बार हुई थी जो नॉर्मल बारिश है, वो -19% से +19% तक अगर बारिश हो रही है तो वो सामान्य वर्षा मानी जाती है किसी भी साल की। एक्सेस रेनफॉल मतलब अधिक वर्षा, 20% या उससे अधिक वर्षा को हम अधिक वर्षा मानेंगे जाएंगे। डेफिशिएंट रेनफॉल मतलब कम वर्षा, -20 से -59 तक अगर बारिश हुई है तो वो कम वर्षा मानी जाती है, ठीक है। और लार्ज डेफिशिएंट रेनफॉल मतलब अत्यधिक कम वर्षा, तो अत्यधिक कम वर्षा -60% या उससे अधिक होती है। और नो रेनफॉल, वर्षा ही नहीं हुई तो हम -100%। तो यहां पर इतनी बात का ध्यान रखेंगे, जो इस बार हुआ है वो अत्यधिक कम वर्षा हुई है, जो लार्ज डेफिशिएंट रेनफॉल हुआ है इस बार। इज दैट क्लियर? यहां पर इतनी बात अगर क्लियर है तो थोड़ा सा आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो आईएमडी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, आईएमडी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इसकी स्थापना कब हुई सर? 1875 में हुई। आईएमडी इंडिया जो हमारा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना 1875 को हुई है। भाई मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। उसके बाद मंत्रालय, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है मेरे भाई? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। संस्था का प्रकार क्या है? ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है? तो मेरे भाई भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार की ये संस्था है। अगली बात की जाए तो यहां पर इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, कि दिल्ली ने, क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन है कि दिल्ली ने 31 दिसंबर 2025 को पिछले 6 वर्षों का सबसे ठंडा दिसंबर दिन दर्ज किया। उस दिन अत्यधिक तापमान कितना रहा? क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली ने 31 दिसंबर 2025 को पिछले 6 वर्षों का सबसे ठंडा दिसंबर दिन दर्ज किया। उस दिन अधिकतम तापमान कितना रहा? तो मैक्सिमम टेम्परेचर, जब आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा ठंडा दिन है तो उस दिन ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर कितना रहा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर ये इंपॉर्टेंट बात है तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे मेरे भाई। दूसरी चीज अगर हम देखें तो ऑप्शन ए है अराउंड 12 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है अराउंड 13 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है अराउंड 14.2 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी है अराउंड 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो लगभग 14.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस बार मैक्सिमम टेम्परेचर रहा है। कब? 31 दिसंबर 2025 का। तो अब तक का सबसे 6 वर्षों में अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा है ये, ठीक है। बात देखी जाए तो दिल्ली ने 31 दिसंबर 2025 को पिछले 6 वर्षों का सबसे ठंडा दिसंबर का दिन दर्ज किया है। इस दिन अधिकतम तापमान लगभग 14.2 डिग्री सेल्सियस था। पिछला न्यूनतम तापमान जो था 15.5 डिग्री सेल्सियस था, तो मतलब और ज्यादा ठंडा इस बार। पिछली बार 2019 में दर्ज किया था 15.5, इससे कम नहीं हुआ 6 साल, मतलब 6 साल के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि 14.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा है। इतना कम अधिक तापमान गंभीर शीत दिवस, कोल्ड डे की स्थिति को दर्शाता है। यह ठंड उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे से जुड़ी हुई थी। इज दैट क्लियर? अगली बात की जाए तो मेरे भाई, तो यहां पर दिल्ली से संबंधित मौसम आंकड़े आधिकारिक रूप से इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा दर्ज किए जाते हैं। तो यहां पर भी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात आ जाती है। अगली बात है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, यहां पर अगर हम देखें तो 2 जनवरी 2026 से भुवनेश्वर में शुरू होने वाला, ये भुवनेश्वर नहीं, ये से हटा दो, भारत में शुरू होने वाला इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट श्रेणी से संबंधित है। किस श्रेणी से संबंधित है? ठीक है, तो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट स्टार्टिंग ऑन 2 जनवरी 2026 एट, ये भुवनेश्वर हटा देना, बिलोंग टू विच BWF कैटेगरी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सुपर 30, ऑप्शन बी है
500, ऑप्शन सी है सुपर 750, ऑप्शन डी है सुपर 1000। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो सुपर 750 रहेगा, सुपर 750। ठीक है, सुपर 750 क्यों रहेगा, इसका कारण क्या है, इंडिया ओपन बैडमिंटन, ठीक है, इंडिया ओपन बैडमिंटन BWF टूर का सुपर 750 इवेंट है। ये 7 100, 750, 7 500, 7 250, तो ये सब जो होते हैं ना मेरे भाई, ये सब कैटेगराइज होते हैं, और इसमें जो जीतने वाला प्लेयर होता है उसको उतने ज्यादा नंबर मिलते हैं, फिर वो सब वर्ल्ड रैंक बनती है, जो वर्ल्ड रैंक बनती है, वर्ल्ड रैंक के प्लेयर इसमें बनते हैं। BWF क्या है, बैडमिंटन, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है ना, तो बैडमिंटन से रिलेटेड है। उसके बाद यह टूर्नामेंट 2 जनवरी से 5 जनवरी 2026 तक आयोजित हुआ है। ठीक है, टूर्नामेंट का आयोजन केडी जादव इंडोर हॉल, केडी जादव इंडोर हॉल नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, महिला एकल वर्ग में पीवी सिंधु डिफेंडिंग चैंपियन थी, तो यहां पर ध्यान रखेंगे पीवी सिंधु डिफेंडिंग, मतलब पिछली बार की जो चैंपियन थी वो पीवी सिंधु थी। ठीक है, और पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन डिफेंडिंग चैंपियन थे। क्लियर है। अगली बात की जाए तो मेरे भाई, अगली बात की जाए तो यहां पर हम देखेंगे कि क्वालिफाइंग मैच, ठीक है, क्वालिफाइंग मैच 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 को इसमें खेले गए हैं। मुख्य ड्रॉ के मैच 2 से 5 जनवरी 2026 तक खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट का प्रदर्शन ओलंपिक क्वालिफिकेशन रैंकिंग को प्रभावित करता है। ये जो टूर्नामेंट है इसमें जो है ये आपका क्वालिफिकेशन को जो है प्रभावित करता है। पुरुष एकल में HS प्रणय प्रमुख भारतीय दावेदारों में शामिल थे। पुरुष युगल में सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भाग लिया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 1934 में हुई थी। तो अगर आपसे पूछने लग जाए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो मेरे भाई 1934 में हुए थे। अब देखो करेक्ट ऑर्डर क्या है, करेक्ट ऑर्डर सबसे हाईएस्ट रैंक की कौन सी टूर्नामेंट मानी जाती है, तो अगर किसी देश में सुपर 1000 टूर्नामेंट हो रही है तो ये सबसे ऊंची श्रेणी है। सुपर 750 हो रही है तो सर सेकंड हाईएस्ट है। सुपर 500 हो रही है तो मिडिल लेवल है। सुपर 300 हो रही है तो एंट्री लेवल है। उसके बाद अगर बात की जाए तो अगर कोई व्यक्ति सुपर 1000 टूर्नामेंट जीतता है, सुपर 1000 टूर्नामेंट जीतता है तो इसमें उसे कितने पॉइंट मिलेंगे, तो सुपर 1000 अगर कोई टूर्नामेंट जीतता है तो उसे 12,000 पॉइंट मिलेंगे। और ये कहां पर होते हैं सुपर 1000, इंडोनेशिया ओपन, चाइना ओपन और इंग्लैंड ऑल इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड में जितने भी ओपन होंगे वो सुपर 1000 ओपन होते हैं जिसमें जीतने वाले को 12,000 पॉइंट मिलते हैं। सुपर 750 ये 2026 में अपडेटेड है, पुराना कंटेंट देखकर घबरा मत जाना, ये अपडेटेड वाले हैं। तो सुपर 750 में 11,000 इंडिया ओपन, ठीक है, जापान ओपन और डेनमार्क ओपन, तो जो यहां पर खेलेगा उसे 11,000 पॉइंट मिलेंगे। सुपर 500, तो सुपर 500 वाले जीतने वाले को 9,200 पॉइंट्स मिलेंगे। इंडोनेशिया मास्टर्स, मलेशिया मास्टर्स, थाईलैंड ओपन और सिंगापुर ओपन जो होते हैं वो सुपर 50 कैटेगरी, सुपर 500 कैटेगरी में आते हैं। सुपर 300 कैटेगरी में 7,000 पॉइंट मिलते हैं। ये इंडिया, सैयद मोदी इंटरनेशनल, स्पेन मास्टर्स, US ओपन, पोलैंड ओपन, ये जितनी भी टूर्नामेंट होती हैं ये सब सुपर 300 कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमारे जितनी भी क्लासें हैं हुई हैं उन सबको अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब आने वाली जितनी भी क्लास हैं उनमें से एक भी क्लास मिस नहीं करना है। अब क्लास पर डे रहेगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। बस अब अच्छे से एक बार मेहनत करके पढ़ते रहिए, सारी चीजें सही चलती रहेंगी। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर कितने बजे मिल जाएगी? 8:10 तक टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम GS विद कृतांशु सर के नाम से ही है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। दूसरी चीज, जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो एक बार नोटिफिकेशन की बेल जरूर ऑन कर लो, ताकि जैसे ही क्लास डले आपको पता चल जाए, आपके पास एक रिमाइंडर आ जाए कि मेरी क्लास आ गई है और मुझे इसे कवर करना है। इज दैट क्लियर? अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।